ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज से हम देखने वाले हैं दी प्लेटफॉर्म बुक का जो ग्रुप डी का वॉल्यूम 4 जो आया है, इसका जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, हम सीधे जीके प्लस जीएस पे ही आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि तार और अनप्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनल से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, उसको क्या कहा जाता है? बात को समझिएगा। कह रहा है कि तार अनप्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनल से मिलकर बना होता है जो एक सतत धारावाही मार्ग जिससे होकर धारा प्रवाहित होता है, वो क्या होता है? तो वो एक परिपथ होता है। उसको हम क्या कहते हैं? जिससे धारा होकर प्रवाहित होता है उसको हम कहते हैं परिपथ। क्या कहा जाता है? परिपथ। इंग्लिश में इसको सर्किट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे इलेक्ट्रिक के काम में बहुत सारा, जैसे आप घर में पंखा चलाना है तो स्विच से लेके एक तार जुड़ा रहता है पंखा तक। जैसे आप स्विच को टिपते हैं पंखा चालू हो जाता है। ठीक है, तार हो, ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक सर्किट होता है, ये परिपथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी भी वस्तु का भार जो होता है W बराबर क्या होता है? mg। याद जानिएगा, W बराबर क्या होता है? mg। अगर यहाँ देखें g क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है, एक नियत होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? m के होता है, यानी कि क्या होता है? द्रव्यमान का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु का भार द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। स्मॉल जी का जो मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कभी कभी देखिए प्रश्न में जब न्यूमेरिकल देता है तो कहीं कहीं जी का मान मेंशन करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं मेंशन किया रहता है तो आपको जी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और कहीं कहीं न्यूमेरिकल में स्मॉल जी का मान 10 दे देता है। जब 10 गिवन हो तभी 10 का यूज़ करना है, अगर नहीं तो जी स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड ही यूज़ करना होता है। तो चलिए, आशा करता हूँ अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को हम लोग तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। तीव्रता को इंग्लिश में आई से डिनोट किया जाता है, यानी तीव्रता बराबर होता है E/1 × T, यानी कि ऊर्जा बराबर एरिया इंटू टाइम। क्या होता है? तीव्रता बराबर होता है ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल इंटू समय। ठीक है, अगर इसका देखा जाए तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है ये सामान्यतः मात्रक इसका देखा जाए तो बेल एवं डेसिबल में होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। और इसका देखा जाए तो कभी कभी पूछ लेता है तो ये क्या होता है? तीव्रता का होता है वाट पर मीटर स्क्वायर, ये भी जान लीजिए। एनर्जी का क्या हो जाता है? जूल। एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर और समय का क्या हो जाता है? सेकेंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तल लेंस के प्रकाशीय, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? गुजरने वाली मात्रा को क्या कहा जाता है? तो तीव्रता कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निर्गत हो जाती है। देखिए, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जो होकर गुजरती है प्रकाश, अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है? विचलन के निर्गत, विचलन होकर क्या हो जाती है? बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। क्या होता है? अब देखिए, ये आपका मान लीजिए उत्तल लेंस है, यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया, बिना विचलन बिना किसी विचलन के ये सीधे क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष से निकल जाएगा।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा, रुक जाइए, कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दर 0.2 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी। v बराबर क्या होता है, एन लेमडा होता है। v बराबर होता है एन लेमडा। अब देखिए यहाँ पे लेमडा हमारे पास कितना दिया है 0.2 मीटर, एन हमारे पास कितना दिया है 2000, तो v क्या हो जाएगा 2000 गुना 0.2 यानी कह सकते हैं ये 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी क्या है न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, 6 सेकेंड में इसका वेग 22 मीटर पर सेकेंड करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। एम यहाँ पे कितना दिया है जी, तो 12 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u 10 है। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v 22 मीटर पर सेकेंड दिया है। समय आपको t जो है 6 सेकेंड दिया है। सबसे पहले अगर आपको बल निकालना है, बल का सूत्र होता है F बराबर ma, यानी कि आपको मास दिया हुआ है, त्वरण यहाँ से निकालेंगे, त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। बात को समझिएगा, त्वरण क्या होता है, दोनों वेलोसिटी में दोनों वेग का अंतर बट्टा समय होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 माइनस 10 बट्टा समय कितना है 6 है, तो 22 में से 10 जाएगा 12, 12 बट्टा 6 यानी कि 12 बट्टा 6 यानी कि यहाँ से त्वरण क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से द्रव्यमान बल क्या हो जाएगा 12 गुना 2 यानी कह सकते हैं 24 न्यूटन। क्या हो जाएगा 24 न्यूटन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर 3 बांध स्थित है, गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर बांध ये रावत भाटा में है, और जवाहर सागर बांध बूंदी में है। चलिए अगला प्रश्न, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने डैश के वनों में स्थित अभयारण्यों को 53वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ के वनों को, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के वनों में स्थित अभयारण्यों को 53वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम किस दिन आयोजित किया गया। तो ये आपका कब किया गया है, तो 14 जनवरी 2022 को वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैथ है, मैथ का भी मैं वीडियो डालूंगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने इस भाई को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर है, गहराई पर प्रतीत होती है, 30 मीटर की गहराई पर क्या टंकी की तली प्रतीत होती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है तो टंकी की वास्तविक गहराई क्या होगी। देखिए यहाँ पानी की आभासी गहराई 30 मीटर है, ठीक है, और अब म्यू यानी कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 दिया है। अब देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई। बात को समझिएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ लिखें म्यू यानी अपवर्तनांक को म्यू, वास्तविक यानी कि वास्तविक गहराई बट्टे में आभासी गहराई यानी कि जो आभास हो रहा है आभासी गहराई। म्यू यहाँ पे कितना दिया है 133, कह रहा है कि
तली में 30 मीटर की गहराई प्रतीत होती है। यानी कि इसका वास्तविक गहराई हमको नहीं पता है, प्रतीत कितनी होती है 30, तो वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी 30 गुना 1.33 यानी कि आपका 39.9 मीटर क्या हो जाएगी वास्तविक गहराई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपूर्णांक बराबर क्या होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अपूर्णांक आपको दिया है, आभासी गहराई दिया है, वास्तविक गहराई निकाल लेना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समतल सड़क पर मोटर कार चालक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह ब्रेक लगाने के बाद 20 मीटर की दूरी पर विश्रामावस्था में आ जाता है। यदि कार तथा उस पर भार का वजन 900 किलोग्राम है तथा त्वरण स्थिर रहता है तो मंदन क्या हो जाएगा। देखिए ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, यानी कि अगर ऋणात्मक त्वरण आ गया वही मंदन है। बात को समझिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो मोटर कार पर अगर मंदक बल कह रहा है कि 900 किलोग्राम है, कितना है 900 किलोग्राम है, तो मोटर पर मंदक बल हमको निकालना है कि कितना हो जाएगा। अब देखिए मोटर का प्रारंभिक वेग कितना दिया है 72 किलोमीटर, यानी कि प्रारंभिक यू जो है 72 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ब्रेक लगाने के बाद दूरी कितना दिया है, यानी कि एस हमारे पास कितना दे दिया है 20 मीटर, यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो 20 मीटर। द्रव्यमान हमारा कितना दिया है 900 किलोग्राम। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर माइनस का 2s। अब देखिए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं दिया है तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। u हमारे पास 20 निकल के दिया हुआ है तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए हमको निकालना है। एस हमारा कितना दिया है 20 मीटर दिया है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 20 दूना 40 ए, यानी कि ए का मान यहाँ से क्या आ जाएगा त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा ए का मान। एफ बराबर क्या होता है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए। एम कितना दिया है तो 900 किलोग्राम, ये हो जाएगा 900 किलोग्राम गुना त्वरण कितना यहाँ पे दिया है 10, तो ये 10, ये कितना हो जाएगा जी 9000 न्यूटन बल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से राइफल में से निकलती है, जिसके कारण राइफल की 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेग से प्रतिक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है। तो राइफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, राइफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा हमसे यही पूछा है। गोली का द्रव्यमान हमारे पास दिया है, यानी कि एम का मान कितना दिया है 30 ग्राम। अगर इस 30 ग्राम को अगर हम किलोमीटर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 30 गुना 10⁻³ किलोग्राम। गोली का वेग जो दिया है v कितना दिया है, गोली का वेग 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्मॉल v हम दे रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और राइफल का जो स्पीड दिया है, राइफल का वेग यानी कि कैपिटल में भी देखेंगे ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो इसे 100 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग प्लस राइफल का द्रव्यमान गुना राइफल का वेग, यानी कि हम लिख सकते हैं डायरेक्ट mv बराबर माइनस का mv बड़ा, ये होता है देखिए ये होता है mv स्मॉल mv, यानी गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग प्लस राइफल का द्रव्यमान प्लस राइफल का वेग बराबर 0, ये संवेग संरक्षण के हिसाब से होता है। अब इसी इक्वेशन को mv बराबर इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का mv हो जाएगा। यहाँ से कैपिटल M हमको निकालना है, तो कैपिटल M हम यानी कि राइफल का द्रव्यमान हमको निकालना है। M बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू वी। स्मॉल m आपका कितना दिया है 30 गुना 10⁻³ और ये आपका स्मॉल v कितना है 30 बट्टा में कैपिटल भी आपका दिया है 0.6, बस काट देना है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटिएगा तो राइफल का द्रव्यमान आ जाएगा 1.5 किलोग्राम, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग के कारण बनता है। हेपेटाइटिस बी रोग का कारण जो है ये एक विषाणु, हेपेटाइटिस के कारण क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। क्या होते हैं, विषाणु होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी रोग का कारण विषाणु होता है और 6 प्रकार के विषाणु होते हैं, ए बी सी डी और ई एफ जी ऐसा विषाणु होते हैं। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म कौन है, तो चीड़ जो होता है ये जिम्नोस्पर्म होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। तो केले का खाने वाला योग जो होता है, अंदर का जो भाग होता है, अंततः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति जो होता है, यही खाने योग्य होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी संयंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी संयंत्र मामला जो हुआ था ये वर्ष 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। काकोरी संयंत्र में सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन 8 डाउन को लूट लिया गया था, ठीक है। और काकोरी संयंत्र में 29 क्रांतिकारियों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। और काकोरी कांड में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा भी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है। तो ग्रेट बेयर कहा जाने वाला तारामंडल 7 चमकीले तारों से बना है। कितना, 7। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र भी कहा जाता है और तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो 89 है। अगला प्रश्न कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है। ये राहुल द्रविड़ को 3 नवंबर 2021 को पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ है। अगला प्रश्न है, यदि जल्द नहीं, ये भी आपका रीजनिंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। अंतःपरजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो फीता कृमि जो होता है ये अंतःपरजीवी का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम केस्टोरा है। क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम केस्टोरा है, जो प्लेटिनहेल्थिन श्रेणी में आता है और यह मानव शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में क्या करता है, निवास करता है। यह मानव के शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में निवास करता है। कोशिका भित्ति की सामर्थ्य एवं दृढ़ता का एक पदार्थ के कारण होती है जो कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, लिग्निन कहलाता है। लिग्निन जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। तो कोशिका भित्ति की सामर्थ्य एवं दृढ़ता एक पदार्थ के कारण होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं और लिग्निन जाइलम उत्तक पर जमा रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राफिक पुटक यानी ग्राफियन फॉलिकुलर विशेषता डैश में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, तो ग्राफिक पुटक जो होता है ये स्तनधारियों के अंडाशय में क्या होता है, पाया जाता है। स्तनधारियों के अंडाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्तनधारियों के थायराइड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिससे आयोडीन उपस्थित रहता है। मानव की पसलियों डैश के साथ जुड़ी होती है। तो मानव की जो पसलियाँ होती हैं ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, या कह सकते हैं टोटल 24 होती है। और प्रत्येक पसली वक्ष के समाने की ओर उपस्थित जो होता है और पीछे की ओर किसी एक वक्ष यानी कह सकते हैं थायरोसिक वर्टेब्रा जो होता है उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो पित्ताशय अंग जो होता है, पित्ताशय जो होता है ये अंग जो है ये ग्रंथि नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय का कार्य क्या होता है, पित्त का भंडारण करना और छोटे आंत तक पित्त नली के माध्यम से पित्त रस को जारी करना होता है।
और फैट को पचाने में सहायक भी होता है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है? तो एंड्रोजन हार्मोन को कौन स्रावित करता है? तो ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं ये मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है। तो लीडिंग कोशिकाएं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में पशु नलवाड़ी मेला जो होता है, नलवाड़ी मेला पशु मेला जो होता है हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है। और मार्च में नलवाड़ी मेला बैलों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता है। तो नलवाड़ी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलों के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए आपका किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मैथ रीजनिंग है। आगे बढ़ते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सामान्यतः निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग की जाती है? तो किसका किया जाता है? तो निकिल उत्प्रेरक जो होता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में योगात्मक अभिक्रिया उपयोग होती है। क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया जो है ये आपका उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डैश भी कहा जाता है? तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, जो एफ ब्लॉक का तत्व होता है, यानी कि आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड्स की श्रेणी के तत्व जो होते हैं ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉन को धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेट के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल को डैश के साथ मिलाने पर लिपिड बनते हैं। तो ग्लिसरीन को वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर, किसका? वसीय अम्ल के साथ मिलाने पर क्या बनता है? लिपिड बनता है। लिपिड जो होता है ये दीर्घ जैव अणु है जो अध्रुवीय विलायक में क्या होता है? घुलनशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है? तो CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम जो है ये प्रोपेन है। क्या है? प्रोपेन है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। ब्यूटेन का देखिएगा तो C4 एस्टेन होता है। ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है एवं सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है। अतः एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? अगर हम देखें एल्युमिनियम का 3 है, SO4 का 2 है, तो ये क्या बना लेगा? अगर इन Na2SO4 थ्राइस Na2SO4 का थ्राइस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो ये आपका केरल राज्य ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में प्रायद्वीपीय के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? अनाईमुडी जो है ये केरल राज्य में प्रायद्वीप के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसका ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि टाटा आईपीएल 2022 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा है? तो ये उमरान मलिक। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का दिख रहा है। मैथ का मुझे लग रहा है कि जीके प्लस ये रहा। निम्नलिखित में मिश्रण है इस्पात, वायु, चौक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तुतिया यानी कॉपर सल्फेट, पीतल, दूध। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन में देखा जाए तो पीतल निम्नलिखित में मिश्रण है। निम्नलिखित में मिश्रण है इस्पात, वायु, चौक, संगमरमर, धोने का सोडा, ग्लूकोज, तुतिया, कॉपर सल्फेट, पीतल। तो अगर देखा जाए तो पीतल, वायु, इस्पात, दूध जो है, पीतल, वायु, इस्पात, दूध जो है, जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और किसी नए वस्तु का निर्माण होता है तो ऐसे पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या कहते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। तो कह सकते हैं पीतल, वायु और इस्पात, दूध। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समवायियों को व्यक्त करता है? तो समवायियों को व्यक्त करने वाला जो है ये आपका C2H5OH और CH3OCH3 यानी कि युग्म समवायु को ये व्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है AEPS का अर्थ क्या होता है? AEPS का अर्थ होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार सक्षम भुगतान सेवा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने अल्फान्यूमेरिक अक्षर को क्यूआर कोड स्टोर कर सकता है? तो क्यूआर कोड अल्फान्यूमेरिक को 7089 अल्फान्यूमेरिक अक्षर को क्यूआर कोड जो है ये स्टोर कर सकता है। क्यूआर कोड सभी प्रकार के डेटा को संभालने में सक्षम है, जैसे संख्यात्मक, वर्णमाला, मानचिकाना, ये सभी बाइनरी और इसको कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2022 शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक शब्द जो होता है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? ये आपका वी अनंत नागेश्वरम को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।